हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, खंड ब के अंतर्गत हम 13वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। बच्चों, खंड ए के अंतर्गत हमने जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तब हमने कौन से नाम से चैप्टर पढ़ा था? जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो बच्चों, ये भारत के बारे में से संबंधित डेटाज है इसके अंतर्गत। इसीलिए यदि आप 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले चैप्टर नंबर 3 के सारे वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इस चैप्टर में आने वाली जो शब्दावलियां हैं उनके लिए एकदम अच्छा सा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाग 2 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए क्या पढ़ा था? बच्चों, हमने पढ़े थे भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ, और विभिन्न तथ्यों के माध्यम से हमने उनकी स्थिति को जाना था। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों के नाम आने वाले हैं, तो आपने पूर्व में जो जानकारी प्राप्त की है अब वो आपके काम आएगी। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं जनसंख्या वितरण के साथ में। बच्चों, हम जानते हैं कि जनसंख्या का जो स्थानिक फैलाव है, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर 4 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या का अर्थ आप भली भांति जान चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, वितरण शब्द से क्या अभिप्राय होता है? बच्चों, वितरण शब्द से अभिप्राय है कि जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है, स्थानिक रूप से, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। आप वितरित शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है, जनसंख्या का स्थानिक फैलाव के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, जो जनसंख्या घनत्व है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी भी क्षेत्रफल की जनसंख्या और उस क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। उसी प्रकार बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ते हैं या तो दशकीय वृद्धि के बारे में या वार्षिक वृद्धि के बारे में, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के अंदर जो अंतराल होता है उसके अंतर्गत जो वृद्धि परिलक्षित होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो किसके अंतर्गत आता है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम इनकी परिभाषाएं लिख लेते हैं कि जनसंख्या का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। आपने अपनी कॉपी रेडी कर ली? वेरी गुड। तो लिखते हैं बच्चों, जनसंख्या जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि जनों की संख्या, जनसंख्या। ठीक है बच्चों, जनसंख्या वितरण, पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है? आप जानते हैं 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला ये जो क्षेत्रफल होता है इसे हम बोलते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है, और 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला ये जो एरिया है 1 वर्ग किलोमीटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बच्चों किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या। ठीक है बच्चों, क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बच्चों, एक निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और बच्चों, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर भारत की जनसंख्या के आंकड़े लिए हैं वर्ष 2001 और 2011 की। बच्चों, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़ और 2011 में 121.01 करोड़। तो बच्चों, यदि हम इन डेटास को आपस में बाकी निकालेंगे
तो क्या आएगा हमारे सामने 18.31 आएगा। यानी 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है भारत में? एक 18.31 करोड़ की वृद्धि हुई है और इसे हम कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 4 शब्दों के बारे में अच्छे से जान लिया है कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत के पास में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना प्रतिशत है। बच्चों, यदि हम देखें पूरे विश्व के क्षेत्रफल की तुलना करें तो देखते हैं बच्चों कि भारत के पास में क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र 2.4% है। ठीक है बच्चों, और भारत का जो रैंकिंग है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है विश्व में? 7वां बड़ा देश है। तो बच्चों, भारत के पास मात्र 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है विश्व की? 17.5%, 17.5%। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि हम सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व का? 2.4%। ठीक है बच्चों, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 17.5%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करेंगे और लिखेंगे परिचय के साथ में। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का लगभग कितना है? 2.4% है, लेकिन बच्चों इस 2.4% में विश्व की 17.5% आबादी का निवास है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे आप, परंतु यहाँ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है बच्चों, चीन नंबर 1 है और चीन के बाद में भारत 121.01 करोड़ 2011 के आंकड़े हमने यहाँ पर लिए हैं कि जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था परिचय। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में भारत के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि कहीं पर भी जनसंख्या का वितरण बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे रोजगार के साधन उपलब्ध हैं या नहीं, क्या वहाँ पर समतल मैदान है या वो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण वहाँ के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से मानवीय संसाधनों को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि जो शहरी और नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों कि वहाँ पर रोजगार ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, हम समझ गए ना यहाँ पर कि किन क्षेत्रों पर जनसंख्या का वितरण अधिक होगा? जहाँ पर रोजगार उपलब्ध होंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार ऐसे क्षेत्र जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। यदि हम तुलना करें पर्वतीय क्षेत्रों की और पहाड़ी क्षेत्रों की और पठारी क्षेत्रों की भी, तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम तीसरा बिंदु। यही कारण है कि समतल मैदान सघन बसे हुए हैं, जो कि अन्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम भारत के राज्यों की तुलना करें, जो भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में भारत के क्षेत्रफल का 30% भाग है। लेकिन बच्चों, यदि हम देखें तो यहाँ पर जनसंख्या का 50% निवास करता है। ठीक है बच्चों, हम मैप पर भी देख सकते हैं। तो ये रहे ये राज्य, ये देखिए बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ये महाराष्ट्र राज्य और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, हम मैप को थोड़ा सा जूम पे ले लेते हैं। ये आप आराम से अब इसे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कुल मिलाकर कितने प्रतिशत भाग रखते हैं? 30% भाग रखते हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर 50% का जमाव है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि हम देखें भारत के जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 16% भाग है, लेकिन जनसंख्या में केवल 4% का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देख लिया है, ये सब कैसे अनुकूल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो कि गंगा नदी के मैदान का क्षेत्र है, महाराष्ट्र जहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। आगे बढ़ें और देखेंगे हम
भारत की उन 3 श्रेणियों के बारे में जिसमें जनसंख्या का वितरण हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम वितरण की दृष्टि से राज्यों को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो बच्चों देखते हैं कि ये श्रेणियां हमने किसके अकॉर्डिंग विभाजित की है। बच्चों यदि हम देखें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं वहाँ पर देश की 42.7% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बच्चों हमने सारे के सारे डेटा कौन से वर्ष के लिए हैं, वर्ष 2011 के लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी पुस्तक के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी कितनी है बच्चों, 19.96 करोड़। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े और देखें हम पंजाब राज्य की जो जनसंख्या है वो 2.77 करोड़ है। ठीक है बच्चों, बिहार की 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल की है 9.13 करोड़ और हरियाणा की है 2.54 करोड़ और राजस्थान की है 6.86 करोड़। ठीक है बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये 6 राज्य हैं और 6 राज्य कुल मिलाकर कितने प्रतिशत, 42.7% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास कर रही है। तो बच्चों ये कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। हम इसे मैप पर भी देख लें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम सबसे पहले ये रहा उत्तर प्रदेश। बच्चों इसी माध्यम से आपको भारत का जो मैप है वो एकदम ठीक तरीके से याद हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश, ये है पंजाब। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, 19.96 करोड़। यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर प्रदेश में 19.96 करोड़, पंजाब में 2.77 करोड़, हरियाणा में 2.54 करोड़, राजस्थान में 6.86 करोड़। उसी प्रकार बच्चों ये रहा पश्चिम बंगाल राज्य, यहाँ पर है 9.13 करोड़। ठीक है बच्चों, और ये रहा बिहार राज्य, बिहार में है 10.38 करोड़। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि इन राज्यों में भारत का 42.7% पॉपुलेशन निवास करती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी श्रेणी के बारे में, द्वितीय श्रेणी के राज्यों में। ये रहे बच्चों द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य। और बच्चों इन जो राज्य हैं इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र कौन सा है, शहरी आबादी वाला है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की आबादी कितनी है, महाराष्ट्र की आबादी है बच्चों 11.24 करोड़, मध्य प्रदेश की आबादी है 7.26 करोड़, कर्नाटक की आबादी है 6.11 करोड़ और आंध्र प्रदेश की आबादी है 8.47 करोड़। बच्चों यहाँ पर आंध्र प्रदेश संयुक्त है, यानी कि इस समय तेलंगाना भी इसी का भाग था, अभी विभाजित हो गया है, लेकिन आंकड़े हमारे पुराने हैं और ये आंध्र प्रदेश के आंकड़े बताते हैं 8.47 करोड़। मैप पर भी देख लेते हैं बच्चों हम। ये देखिए बच्चों, मैप के अंतर्गत मध्य प्रदेश ये रहा। ठीक है बच्चों, आप अपनी जो आपके साथ में एक रिक्त भारत का राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए और आप इस प्रकार से जो भी राज्य आते जाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से आप उन्हें नोट करते रहेंगे। तो बच्चों ये है मध्य प्रदेश जिसकी आबादी है 7.26 करोड़, महाराष्ट्र 11.24 करोड़। ये देखिए बच्चों, ये आंध्र प्रदेश, ये पूर्व में आंध्र प्रदेश इतना बड़ा था जिसमें तेलंगाना भी इसी का भाग था, जिसकी आबादी थी 8.47 करोड़। अब ये विभाजित हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये तेलंगाना बन गया है और ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। उसी प्रकार बच्चों कर्नाटक में है 6.11 करोड़। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखे, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य। उसी प्रकार बच्चों जो तीसरी श्रेणी है उसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, उसमें है राजस्थान का पश्चिमी भाग और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या का जमाव है वो अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे हम तीसरी श्रेणी में आने वाले जो राज्य हैं वो है भारत के सभी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य एवं राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग सम्मिलित किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम क्यों है बच्चों, इसकी वजह है कि यहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव है। इसके अलावा बच्चों प्राकृतिक और धरातलीय विषमता भी है यहाँ पर। बच्चों यदि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, मरुस्थलीय क्षेत्रों की और यदि हम तुलना करें मैदानी क्षेत्रों के साथ में तो ये विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्र होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जनसंख्या की कमी दृष्टिगोचर होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है बच्चों, आप भी इस प्रकार से अपना एक चार्ट बना लेंगे अपनी नोटबुक के अंतर्गत और मेरे साथ साथ इनका वर्णन करते रहेंगे।
ठीक है बच्चों, तो हमारा हेडिंग क्या है? जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के अधिक जमाव और कम जमाव को परिलक्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम सबसे पहले बात करें तो हम आते हैं जलवायु के ऊपर। ठीक है बच्चों, यदि किसी क्षेत्र की जलवायु अति शीतल है, अति उष्ण है या आर्द्र क्षेत्र है तो बच्चों वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो कम होगा, बल्कि कहाँ पर होगा? जो सम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक होता है। तो बच्चों जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है? अनुकूल सुखद जलवायु में रहना पसंद करती है। तो बच्चों वो क्षेत्र जो अति उष्ण है, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम क्यों है। समझ में आ गया ना आपको कि जलवायु भी एक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम दूसरा कारक, और वो है बच्चों धरातल। बच्चों यदि हम देखें भारत के जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम क्यों है बच्चों? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। उसी प्रकार बच्चों ये देखिए भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र, यहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव कम है। इसकी बच्चों जो बड़ी वजह है वो क्या है? धरातलीय विषमता। और बच्चों जब धरातलीय विषमता होती है तो जो कृषि के लिए उपलब्ध क्षेत्र है उसमें कमी आ जाती है। यातायात के साधनों का विकास समुचित तरीके से भी नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो धरातल भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। उसी प्रकार बच्चों तीसरा कारक है जल प्राप्ति। बच्चों जल ही जीवन है, ऐसे कथन हम हर रोज सुनते हैं। यदि जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो बच्चों जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है? जहाँ पर जल की प्राप्ति की सुनिश्चितता हो सके। बच्चों यदि हम बड़ी बड़ी घाटी सभ्यताओं की बात करें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विकास किसके किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ। और वो क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि वहाँ पर एक बहुत विशाल नदी थी, सिंधु नदी। तो बच्चों जनसंख्या वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ पर जल प्राप्ति की सुनिश्चितता हो सके। फिर से हम बात करें भारतीय मरुस्थल की, यानी जो थार का क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कम क्यों है? तो बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर जल का अभाव है और वर्तमान में वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के पहुँच जाने से जनसंख्या वृद्धि में इजाफा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम चौथा बिंदु, और वो है बच्चों खनिज संसाधन। बच्चों भारत के मानचित्र पर आ जाते हैं और देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। बच्चों छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह है कि यहाँ पर भरपूर खनिज संसाधन हमें मिलते हैं। दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का जो पठार है, ये कैसे क्षेत्र है? खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं और वहाँ पर बहुत सारी इस्पात कंपनियाँ हैं जिसकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक मात्रा में रहती है। अगला कारक पढ़ते बच्चों परिवहन की सुविधा। बच्चों यदि हम हमारी ही बात कर लें तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। और बच्चों हम जानते हैं कि ज़्यादातर शहरी क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा अधिक होती है, तो जनसंख्या वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ पर परिवहन की सुविधा समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। उसी प्रकार बच्चों अगले कारक के बारे में बात करें तो वो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। बच्चों बहुत सारे लोग अपने सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक कारकों की वजह से अपने क्षेत्रों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्षेत्र इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं व्यक्तियों के लिए, मनोवैज्ञानिक रूप से वो उन पर निर्भर करते हैं। इसी वजह से किसी किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं, वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार बच्चों अगला बिंदु है राजनीतिक व आर्थिक कारक, ये अंतिम बिंदु भी है। बच्चों हम जानते हैं कि जनसंख्या को क्या चाहिए? राजनीतिक रूप से स्थिर सरकारें चाहिए। बच्चों उथल पुथल, हर वर्ष बदलने वाली सरकारें, इससे क्या होगा बच्चों? जो जनता होती है वो भी प्रभावित होती है। तो बच्चों ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं होती है वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है।
उसी प्रकार बच्चों यदि हम देखें जम्मू कश्मीर राज्य, पंजाब राज्य, असम राज्य, यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद का जो खतरा है वो बढ़ा है और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है। तो वहाँ से लोग पलायन करते हैं और नए क्षेत्रों की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो राजनीतिक रूप से स्थिरता होनी चाहिए किसी क्षेत्र में। उसी प्रकार से बच्चों जो आर्थिक कारक होते हैं, यानी कि उस क्षेत्र की जनसंख्या के लिए उपलब्ध जो रोजगार के जो कारक हैं वो भी वहाँ पर समुचित मात्रा में होने चाहिए, तभी वहाँ पर जनसंख्या रहती है। नहीं तो जनसंख्या क्या कर लेती है, जनसंख्या पलायन कर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये वो कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते हैं और इन्हीं कारकों के आधार पर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या नियंत्रित होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में भारत के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो भाग 2 है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और बच्चों आपको जहाँ कहीं भी लगता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे भाग 3 के साथ में, तब तक बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।